हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और जो अपने 10th क्लास में बहुलक, माध्यक और माध्य वाली प्रश्नावली चल रही थी, उसका आज हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बहुलक पूरे होती है, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम नई प्रश्नावली करेंगे। तो देखो, आज लेते हैं हम क्वेश्चन है अपने पास के वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल या प्राप्तांक जो भी है, प्राप्तांक है दो, इसे चाहे वर्ग अंतराल के दो। यह 0 से 10 से लेकर 50 से 60 तक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी बारंबारताएं हैं। जो खैर का ये एफ है, जिसे इसने कहा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या जो क्या है, एफ है। ये क्या है, एफ ही है। तो इसमें इसका मान है हमारे पास 5, 12, 14, 10, 8, 6। 5, 12, 14, 10, 8, 6। 5, 12, 14, 10, 8, 6 ये आ गया। इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। उसके पहले हमारे एक छोटी सी बात समझनी है। हमारे पास देखो है क्या, हमारे पास जो बहुलक का सूत्र है, बहुलक का सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, अभी हम पहले बात कर लेते हैं। ये L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग में जो छोटा मान है वो मान लेना है। जैसे मान लो बहुलक वर्ग में हमारा ये आ गया, तो इसका छोटा मान क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग है 20 से 30, ये मान लो, तो इसका छोटा मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये लेना हमारे एल का मान। F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता। जैसे हमने बहुलक वर्ग हमारा ये, तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, इसके संगत जो बारंबारता वही हो जाएगी, इसके सामने वाली वो F1 हो जाएगी। तो जैसे हम इस क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं, तो इसका हमने 20 मान लिया, इसको माना हमने एक बार क्या, बहुलक वर्ग, और उसके अनुसार चल रहे हैं। फिर इसके F1 का मान क्या हो गया, 14 हो गया। फिर यहाँ पे आती है F0, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता। और वो क्या है, ठीक पूर्व की यानी पहले की। ये F1, तो ये क्या हो गया, F0 हो गया। तो ये पूर्व की बारंबारता क्या आ गई हमारे पास, 12। क्या आ रही है हमारे पास, पूर्व की बारंबारता 12 आ रही है। फिर हमने क्या किया, F2 का मान क्या है हमारे पास, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता या ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ये F2 हो गया हमारे पास। और ये कौन सी है, ठीक पूर्व की यानी है नीचे वाली। तो ये हमारे पास क्या है, मान 10। तो इस प्रकार से हम इन सब का मान उतार लेंगे। फिर हमने क्या कहा, H का मान, बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल। और वो क्या है, जैसे मान लो हमने बहुलक वर्ग ये माना, तो इन दोनों का अंतराल बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो, 20 में से 30 में से 20 को घटाया तो 10 प्राप्त हो गया। ये बहुलक वर्ग का अंतराल आ गया 10 ऐसे H। तो इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना है क्या क्या है कैसे। बाकी आपको वहां पे लिखना नहीं है, आपको वहां पे क्या नहीं करना है, ये सब लिखना नहीं है। बस आपको ये इसका मान लिखना है, इसका लिखना है, बराबर लगा के इनके बराबर लिखना है, ये लिखना है बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता, निम्न सीमा और ये सारे नहीं लिखना है।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक ये समझने की बात थी। क्या किया, मान लो बहुलक वर्ग ये आ गया, तो बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता F1 होती है, उसके जस्ट ऊपर वाली F0 होती है, उसके जस्ट नीचे वाली F2 होती है। इतना ध्यान रखना है। फिर इनका अंतराल H होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बहुलक वाला, तो ऐसे मानो बहुत ही अच्छा है, इससे आसान इस प्रश्नावली में कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहली स्टेप हम शुरू करेंगे। तो पहली स्टेप हमारे लिए क्या शुरू होगी, देखो इसकी बहुलक की शुरू करेंगे। तो सबसे पहले करना है हमें, यहाँ पे लिखना है सबसे बड़ी बारंबारता, या सबसे बड़ी एफ लिख दोगे तो भी चल जाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है भाई, 5, 12, 14, 10, 8, 6 में से कौन सी है, 14। अच्छा, तो 14 है सबसे बड़ी, क्या है, 14 है सबसे बड़ी बारंबारता। इसको ऐसे आप वहां पे परीक्षा में भी ऐसे कर लोगे। बारंबारता क्या है, 14 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल क्या है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है, 20 से 30 है। फिर नीचे लिखोगे अतः, ये जो वर्ग अंतराल आया उसको क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30 है। अब हम वो मान, तो हमारे पास क्या आ गया, ये बहुलक वर्ग आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल का मान निकालेंगे। एल बराबर बहुलक वर्ग की छोटी संख्या, निम्न बार सीमा का मतलब छोटी संख्या 20। फिर हम लिखेंगे F0 बहुलक वर्ग ये है, ये तो F1 है, इसके जस्ट ऊपर वाली क्या है, F0 है, और इसके जस्ट नीचे वाली क्या है, F2 है। ऐसा आप चाहे परीक्षा में भी लगा लेना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेना। तो F0 का मान क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता क्या है, 12। और F1 का मान क्या है, F1 है बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता, बहुलक वर्ग के सामने बारंबारता ही है, यानी संगत बारंबारता। जो हम संगत लिख रहे हैं उसका मतलब यही है, इसके बराबर में या इसके सामने, तो इसके ये सामने क्या है, 14। तो F1 का मान क्या है, 14। और F2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली या ठीक बाद की बारंबारता, तो यह है 10, इसके ठीक नीचे, एकदम नीचे, यानी आप ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, या फिर ये ले रहे हो ऊपर, नहीं, इसके जस्ट ऊपर वाली, इसके जस्ट नीचे वाली। तो इसका मान हमारे पास क्या आ गया, 10। ये सभी मान हमने उतार लिए। अब हमें क्या चाहिए, केवल और केवल h का मान चाहिए, बहुलक वर्ग का अंतराल। वो क्या है, छोटी संख्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, तो 30 में से 20 को घटाया तो क्या आ गया, 10 प्राप्त हो गया। 30 में से 20 को घटाया तो 10 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुलक निकालना शुरू करना है। तो बहुलक बराबर उसका सूत्र होता है L प्लस, इसके बराबरी ऐसी लाइन बनाओगे, और यहाँ पे हो जाएगा F1 माइनस F0, और नीचे हो जाएगा F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको ऐसे लेकर और गुणा लगा देंगे H। अब इसमें वो मान रख लो जो हमें रखने हैं, और आगे चलो। L का मान हमारे पास क्या आया, L का मान 20 प्राप्त हुआ। L का मान क्या प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ, प्लस F1 का मान हमारे पास 14 प्राप्त हुआ, और F0 का मान 12 प्राप्त हुआ। 2 गुणा F1 का मान 14 माइनस F0 का मान 12, और F2 का मान माइनस में 10, और H का मान हमारे पास 10 प्राप्त हुआ, जो 10 हमने रख दिया। अब देखो करना क्या हमारे को, 20 प्लस इसको घटाया 12, 14 में से तो 2 आ गए, बटा इसको गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 14 दूना 28, माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस होकर इसमें से घटेंगे, तो 12 और 10 22 हो जाएंगे, और इंटू जो यहाँ पे 10 है वो 10 रख लो आप। अब करना क्या हमारे को, देखो 20 प्लस 2 बटा इसका मान कितना गया, 6 गया, और ये मान हो गया यहाँ पे 10।
क्या हो गया 10 हो गया, इसका मान क्या हो गया 10 प्राप्त हो गया हमारे। अब इसको काटेंगे तो देखो 2 एकम 2 और 2 तिये 6। देखो ये था हमारे पास 2/6, इसको हमने 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 तिये 6 यानी 1/3 हो जाएगा। तो इसका मान हमारे पास क्या आ गया 1/3 गुणा 10। तो ये क्या हो जाएगा देखो मैं इस साइड में कर देता हूं इसको, 20 प्लस 1 को 10 से गुणा करने पर 10 बटा नीचे 3 था, तो 20 प्लस इसका भाग देंगे तो 3 9 बच गया, 1 दशमलव लगाएंगे, शून्य उतरेगा तो 10 हो जाएगा और 3 3 बार जाएगा ये। तो हमारे पास मान क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा देखो 20 में 3 जोड़ने पर 23.33, ये क्या आ गया अपना बहुलक आ गया, अपना बहुलक क्या आ गया 23.33 प्राप्त हो गया। क्या है यहाँ पे 23.33, ये मान हमारे को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हमारे को क्या निकालना है बहुलक निकालना है, लेकिन इसको इसके जस्ट नीचे से नीचे नीचे से नीचे लिखते जाना है और इस प्रकार से ये करते जाना, हमारे को इस प्रकार से बहुलक निकालना है। चलो अब हम और आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे जिससे वो आपके और भी सही तरीके से समझ में आए। आगे का क्वेश्चन लेते हैं इसके जस्ट, आगे का क्वेश्चन है देखो इसके जस्ट आगे वाला, हमारे को वर्ग अंतराल दिया गया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके 70 तक। तो इधर तो दिया इसने प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और इधर जो अपनी आएगी ये क्या आ जाएगी बारंबारता आ जाएगी, क्या आ जाएगी बारंबारता आ जाएगी। और बारंबारता इसने दी है 4, 28, 42, 20, 6, 4, 28, 42, 20 और 6, ये क्या दी इसने, इसने लिखा है छात्रों की संख्या, छात्र संख्या लिखी है, इसे मैं ए पे लिख देता हूँ बारंबारता ही है, क्या है छात्रों की संख्या जो दी है ये बारंबारता ही है, जो ये संख्या दे रहा है ये बारंबारता ही। इसका हमें क्या निकालना है बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते थे, यहाँ पे से शुरू कर लेते हैं, फिर इधर अपने पूरा पर स्पेस मिल जाएगा। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बहुलक आते ही ऐसा लिखेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता, बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता क्या हमारे पास 42 है, क्या सबसे बड़ी बारंबारता, इसको ऐसे लाइन कर लेंगे उसी समय परीक्षा में, क्या है 42 है 42 है, जिसके जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल क्या है, जिसके संगत वर्ग अंतराल है देखो 40 से 50, 40 से 50 है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50 है। अब हमें इसे यहाँ पे क्या लिखाना है, वो मान रखने हैं। एल बराबर तो हमारे पास क्या है इस बहुलक वर्ग की छोटी संख्या 40, F0 क्या है, ये तो हो गई हमारे पास F1 और इसके जस्ट ऊपर वाली क्या है F0 है और इसके जस्ट नीचे वाली क्या है F2 है। तो F0 का मान क्या हमारे पास 28, F1 का मान हमारे पास क्या है 42 और F2 का मान हमारे पास क्या है 20। F0 का मान 28 जस्ट ऊपर वाली और F2 का मान जस्ट नीचे वाली 20 और F1 का मान 42 ही आ गया हमारे पास मान। अब हमारे पास H का मान, H क्या बहुलक वर्ग का अंतराल, ये रहा बहुलक वर्ग, 50 में से 40 को घटा दो मान 10 आ गया। क्या गया 50 में से 40 को घटाने पर मान हमारे को 10 प्राप्त हो गए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बहुलक, बहुलक
बहुलक। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये मान हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे मान रख लो। L का मान क्या है हमारे पास 40, तो ये लो 40 प्लस F1 का मान 42, तो ये लो 42 माइनस F0 का मान 28, तो 42 माइनस 28 बटा 2 गुणा F1 का मान क्या 42 माइनस F0 का मान 28, तो ये लो 28 माइनस F2 का मान 20। तो ये मान हमने यहाँ पे रख दिए और ऐसे कोष्टक करके इसके बाद जो H का मान था 10 वो रख दिया। H का मान 10 रख दिया। हमने सबसे पहले क्या किया, L का मान 40, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40 ये उतार दी यहाँ पे। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, इसके बाद में हमने किया F1 का मान रखा जो 42 था 42 रख दिया, माइनस F0 का मान हमारे पास 28 था वो रख दिया। नीचे था 2 गुणा F1 का मान 42 माइनस F0 का मान 28 माइनस F2 का मान 20 इंटू H का मान 10, ये सब रख दिया। अब हमें क्या करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग कैलकुलेशन ही करनी है। तो ये लो 40 प्लस 42 में से 28 गए तो देखो 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1 और नीचे इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 42 गुना 2 बराबर 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84। और इन दोनों को जोड़ना हमेशा, क्योंकि ये माइनस वाली है, एक साथ जोड़कर इसमें से कट जाएगी। तो कितने हो गए 20 और 28 48 हो गए। और बाहर की साइड में जो अपना क्या है वर्ग अंतराल H 10 है वो रख दिया हमने। 40 प्लस 14, 84 में से 48 घटाएंगे तो 14 में से 8 गए तो 6 और 7 में से 4 गए तो 3 और इंटू 10। अब इनको कट रहा तो उसको काट दो। देखो ये इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का जाता है, तो काट दो। 2 7 14 और इसमें 18 बार गया, तो हमारे पास मान क्या गया 2 40 प्लस 7 बटा 18 गुना 10, यहाँ पे 18, ये क्या हो गया 40 प्लस 70 बटा 18। इसको मैंने इससे गुणा कर दिया, किससे 7 से, ये इससे ऊपर वाले से गुणा हो जाएगी, तो ये गुणा होकर क्या आ गया हमारे पास 70 आ गए। 7 को 70 से गुणा करने पर यह मान हमारे पास प्राप्त हो गया। 7 को 10 से गुणा करने पर 70 आ गया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 70 में 18 का भाग दो, भाग दे लो, या तो डायरेक्ट देना आता डायरेक्ट दे लो, नहीं देना आता ना तो आप इसको काट कर संख्या को छोटी बनाकर भी कर सकते हो। बाकी ऐसे भाग दे लो चाहे। देखो ये हो जाएगा 70 में हमें 18 का भाग देना है, 18 चौक 72, तो 18 3 54, बच गए कितने 6 और 1, यहाँ पे शून्य उतार दो और यहाँ पे दशमलव। 18 पंजे 90, 18 छिकी 108, 18 संते 126, 18 अंटे 144, तो 18 अंटे 144 क्या आ गया 8 आ गया। और क्या बच गया नीचे 6 और 1, तो 18 अंटे 144, यानी हमारे पास क्या आ रहा है 3.88888 ऐसे आते जाएंगे। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे 3.88 और इसका मान क्या आ गया हमारे पास, जोड़ेंगे तो ये तो 3 पूरे 40 में जोड़ने पर क्या हो जाएंगे 43.88, ये हमारा क्या आ गया बहुलक प्राप्त हो गया। हमारे को क्या मिल गया, ये बहुलक मिल गया। तो मैंने आपको बहुलक के क्वेश्चन भी बता दिए, माध्यिका यानी माध्य के क्वेश्चन भी बता दिए और समांतर माध्य के भी बता दिए, कल्पित माध्य के भी बता दिए। ये सभी हमने क्या कर लिए, निकाल लिए। तो क्या किया हमने, सभी ये प्रश्नावली पूरी हो गई अपनी, और इसके आगे हम दूसरी प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो दूसरी प्रश्नावली, किसी प्रश्नावली को मेरे को मोस्ट क्वेश्चन लगते हैं वो मेरे को, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ। हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, ये आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन जो लगभग रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन हो
कहते कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है कि बताओ √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि सिद्ध करो, दर्शाइए कि √5 अपरिमेय संख्या है। बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसका क्या है, पहले तो हमें परिमेय और अपरिमेय को समझना पड़ेगा। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके या a/b के रूप में व्यक्त कर सके और उनके मान क्या नहीं हो, नीचे वाला हर का मान शून्य कभी नहीं हो। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके और q का मान कभी भी शून्य ना हो, या फिर इसे हम a/b के रूप में व्यक्त कर सके और b का मान कभी भी क्या ना हो, शून्य ना हो। इस प्रकार के रूप में वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हम लिखते हैं 1/2, 3/4, 5/7, 13/17, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याओं में ही आती है। और जो अपने 1, 2, 3, 4, 5 ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, ये परिमेय संख्याओं की गिनती में आती है। ऐसी संख्याएं लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं और किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो मान आता है वही संख्या। तो इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है। माइनस वाली है वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि उनके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गई, परिमेय संख्या है। और वर्गमूल के अंदर यदि वर्ग संख्या है तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपने को तो इतना ही ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि q = 0 नहीं होता या b = 0 नहीं होता, तो निश्चित होता है नीचे वाला मान 0 नहीं होना। लेकिन इसमें q = 0 हो सकता है और इसका मान अनिश्चित होता है। ये तो कोई भी संख्या, जैसे वर्गमूल में ये है, वर्गमूल में ये है, वर्गमूल में ये है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे वर्गमूल में 4 है तो 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, 9 है तो 9 का 3 आ जाएगा। तो ये तो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जिनका वर्गमूल ना निकले और वो दशमलव तक पहुंच जाए, वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे वर्गमूल में 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, वर्गमूल 3 का नहीं निकलता, वर्गमूल 5 का नहीं निकलता, वर्गमूल 7 का नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या है। तो इसने कहा है कि बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो पहले वो शुरुआत ये होगी, माना इसने कहा है कि ये अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, हमें लेकर चलना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? इसका उल्टा लेकर चलेंगे। फिर माना 2 सहअभाज्य पूर्णांक या सहअभाज्य संख्या है। माना 2 पूर्णांक a व b है, जिसे हम इससे कैसे कंबाइन कर सकते हैं? √5 = a/b। √5 बराबर क्या है? a/b। अब देखो a व b क्या है? a व b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। a व b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी 2 संख्याएं है जिनको किसी एक संख्या के द्वारा भाग नहीं दिया जा सके, केवल एक को छोड़कर। एक का तो सभी में भाग जाता है, उसके अलावा और किसी दूसरी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाइए। अब सहअभाज्य संख्याएं कैसे हो सकती है? देखो 2 और 5 है,
इसमें जिसका भाग जाएगा, जिसका इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, जिसका इसमें नहीं जाएगा। तो ये क्या सहअभाज्य संख्या है। जैसे हमने ले लिया 3 और 7, ये भी सहअभाज्य संख्या है क्योंकि दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटती है। और जैसे हमने ले लिया 9, 16, दोनों सहअभाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 से कटती है और ये 2 से कटती है, ये 9 से कटती है और ये 4 से, 8 से, 16 से कटती है। तो इसलिए ये दोनों एक संख्या से नहीं कट सकती, दोनों को किसी एक संख्या से नहीं काट सकते। तो ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया, ये सहअभाज्य संख्या है। तो ए और बी को हमने क्या किया, सहअभाज्य संख्या मान लिया। ठीक है, अब हमने इसको इधर गुणा किया, तो गुणा किया तो क्या गया, √5 b बराबर a, ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या करें, हम इसका वर्ग कर दें क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर है। तो हम इसका क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर क्या किया हमने, इसका वर्ग कर दिया। और वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, हमारे को प्राप्त होगा, देखो √5 b का वर्ग बराबर a का वर्ग। क्या हो जाएगा, √5 को √5 से गुणा करना, वर्ग का मतलब ये होता है। तो √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका वर्ग मूल हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, देखो 1/2 होता है वर्ग मूल का मतलब, और इंटू 1/2। और हमारे को मालूम है जब समान आधार होते हैं तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा होती है तो जुड़ जाती है। तो a प्लस ये 3, 1 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से समान आधार पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये 2 इस प्रकार है। तो हमने क्या किया, 1/2 प्लस 1/2 और 5 की पावर 2/2 हो गई, इसको जोड़े तो, और 2 में 2 का भाग देने पर 1 यानी 5 आ गया। इसलिए इसका क्या हो जाता है, वर्गमूल हट जाता है। तो हमने क्या किया, इसका तो 5 का लिया और b के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और बराबर क्या है, a², बराबर क्या है, a² है। अब देखो यहां तक हम आ गए, हमारे पास पहला समीकरण प्राप्त हो गया, हम यहां तक पहुंच गए। इसके बाद में हम क्या, इसमें देखो हमारे पास 5 हमारे को कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है 5। इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है इसमें। तो हमने क्या कहा, इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, यानी ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 5b² 5 से विभाजित होगा। हम विभाजित लिख रहे हैं, इसका मतलब पूरी बार उसका भाग जा रहा है, उसमें विभाजित होगा या विभाजित है, विभाजित है। अब देखो ये इस कह रहे कि 5b² इससे विभाजित है, किससे, 5 से। तो ये a² क्या होगा, a² भी तो 5 से विभाजित होगा, इस पोजीशन में तो हो गई। तो यहाँ पे लिखे चूंकि ये इससे विभाजित है, इसलिए a² 5 से विभाजित है। ऐसा क्यों है, मैं बताता हूं आपको। जैसे आपको कोई मान दिया गया है 4 × 5 बराबर 20, ठीक है। मैं कह रहा हूं 4 × 5 4 से विभाजित है, तो 4 × 5 4 से विभाजित है। और फिर क्या कह रहा हूं, 20 4 से विभाजित है। ऐसा तो होगा ही क्योंकि इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये 4 तो इसमें भी शामिल है, और ये यदि 4 से विभाजित है तो ये तो इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे 5 सीधा का सीधा रखा हुआ है, तो हम कह रहे हैं 5b² 5 से विभाजित है, इसलिए a² 5 से विभाजित होगा क्योंकि ये इसके बराबर है। ये देखो ये इसके बराबर है। a² जब 5 से विभाजित होगा, a² जब 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होगा, तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यानी हमें a में कोई एक गुणनखंड 5 मिला है, a का कोई एक गुणनखंड 5 है जो इसे विभाजित कर रहा है। तो अब हम आगे लिख सकते हैं, माना हम 5 के बारे में सोचेंगे। 5 के बारे में क्या सोचे, 5 के बारे में सोचे कि इसमें 5 तो उपस्थित है ही है। एक के बारे में सोच रहे हैं कि 5 तो इसमें उपस्थित है ही है क्योंकि ये 5 से विभाज्य है, और कोई संख्या इसके गुणा में है b² के साथ मिलकर, तो उसको हमने क्या मान लिया, c मान लिया।
क्या मान लिया, उसको हमने सी मान लिया कि जिससे इसका मान क्या आ जाए, ये जो बी स्क्वायर का मान था हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। बी स्क्वायर के मान को हमने क्या माना, सी मान लिया। ऐसा ही किया हमने, बी स्क्वायर के मान को क्या माना, सी मान लिया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सी भी क्या है, एक पूर्णांक है। सी भी क्या है, पूर्णांक ही है। तो अब इसका हम वर्ग करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 सी स्क्वायर। ये मान हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर। तो अब हम इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो 25 सी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, यानी 5 का भाग इसमें जाता है। और 5 का भाग जब 25 सी स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग तो ए स्क्वायर में भी जाएगा। 5 का भाग क्या होगा, ए स्क्वायर में भी जाएगा उस पोजीशन में। क्यों ऐसा हम करेंगे कि इसका भाग ये ए स्क्वायर में भी इसका भाग चला जाएगा, ऐसा हम करेंगे। क्यों, तो देखो ए स्क्वायर में जाएगा, या ऐसा करो आप इसको, एक स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर का मान 5 बी स्क्वायर है, समीकरण 1 से रख लो। तो यहाँ पे 5 बी स्क्वायर हमने ए स्क्वायर का मान रख लिया, और यहाँ पे 25 सी स्क्वायर हो गया। हमें बी स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या करना है, 25 सी स्क्वायर बटा 5 कर दो, और बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 सी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 सी स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन देखो, 5 सी स्क्वायर, चूंकि 5 सी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। विभाजित होने का मतलब इसमें 5 का भाग जा रहा है, विभाजित है, इसलिए क्या है, ये 5 सी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये बी स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। वही बात मैंने कहा था, 5 गुणा 4 बराबर 20 होते हैं, तो उस 5 गुणा 4 में 4 का भाग जाता है तो 20 में भी जाएगा। यहाँ पे भी ये इनको गुणा करके ये आया, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। हमने ऐसा किया, क्या किया कि 5 बी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, इसलिए बी 5 से विभाजित होगा। बी क्या होगा, 5 से विभाजित है। बी क्या है, 5 से विभाजित है। बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो बी पक्का ही 5 से विभाजित होगा, ये मानकर चलो आप। तो हमारे पास ये आ गया समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हुआ कि बी और ए में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या, ए व बी में कोई उभयनिष्ठ, बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और हमने क्या कहा था, बी और ए क्या है, अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता। हमने कहा था 2 और 3, 5 और 7 उभयनिष्ठ है, 9 और 16 सह अभाज्य संख्याएं है, इनमें कोई उभयनिष्ठ ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग जा सके। इसमें 3 का जाएगा तो इसमें 4 का जाएगा, 2 का जाएगा, 8 का जाएगा, 16 का जाएगा, इसमें 3 और 9 का जाएगा, यानी इस कोई एक संख्या इन्हें काट नहीं सकती। लेकिन हमारा समीकरण नंबर प्रथम क्या कह रहा है, क्या देखो समीकरण प्रथम से 5 बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इसके बराबर है, यह भी 5 से विभाजित होगा, अतः ए भी 5 से विभाजित होगा। ऐसा किया हमने, तो ए 5 से विभाजित हो रहा। अब देखो हमने यहाँ पे हमने ये समीकरण लिया, इस समीकरण में ए स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर और 5 बी स्क्वायर बराबर है, हमारे पास 25 सी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर आ गया। हमने कहा 5 सी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्योंकि 5 का भाग तो इसमें जा ही रहा है। जब इसमें 5 का भाग जा रहा है तो बी स्क्वायर में भी जाएगा, क्योंकि ये तो इसके बराबर की संख्या ही है। तो
बी स्क्वायर में बी 5 से विभाजित होगा, अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अब जब ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, ए और बी 5 से विभाजित है। चलो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, इसको छोड़ो यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद में समीकरण 1 व 2 से एक कह रहा है ए 5 से विभाजित है और 2 कह रहा है बी 5 से विभाजित है। ए कह रहा है ए 5 से विभाजित है एक समीकरण से, ये देखो ये कह रहा है, यहां से हमने रिजल्ट निकाला ए 5 से विभाजित है, और दूसरा समीकरण यह है, इससे हमने रिजल्ट निकाला बी 5 से विभाजित है। तो ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब ए और बी में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और हमने तो कहा था ये ए और बी क्या है, छह अभाज्य संख्या है। हमने क्या कहा था, ए और बी क्या है, छह अभाज्य संख्या है, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हमने तो ये हमारे जो हमने पहले मानकर चला था उसका हमारे विरोधाभास हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था कि √5 परिमेय संख्या, हमारा मानना गलत था कि √5 परिमेय संख्या है। तो परिमेय नहीं है तो क्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अपने क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। हमने सिद्ध कर दिया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आने के क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज है। तो इसको भी अच्छी तरह से हल कर लेना। ओके, थैंक्स। आज की क्लास के लिए इतना ही और हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।